हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस बीपीएससी एवं आरओ जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उसके अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर ये 15 आपका है। प्रैक्टिस सेट जो चल रही है, 14 प्रैक्टिस सेट कराई जा चुकी है, जिसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये प्रश्न होने वाले हैं। जो पैटर्न आपका आयोग का है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि संभावित तिथि अभी तक पता चल रही है कि आपका दिसंबर में 8 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस होने की संभावना है। और लगभग जो है 14 दिसंबर के आसपास में आपका बीपीएससी होने की संभावना दिख रही है। 8 तारीख को आपका यूपी पीसीएस होने की संभावना जो है आपका दिख रहा है। आरओ यारो नियत समय 22 दिसंबर को जैसा कि है, तो 22 दिसंबर को आरओ यारो की बात चल रही है। तो अभी तक इतना रुझान निकल के सामने आया है आपके सामने कि ये हो सकता है। तो देखिए, वन वीक का समय ही मिलेगा तीनों पेपर में। तो लग जाइए, समय बिल्कुल नहीं बचा है। 2 मंथ्स जो है बचे हैं। ठीक है, आज 9 अक्टूबर है और 8 दिसंबर को पेपर होता है, तो आपके पास 60 दिन भी नहीं है, 59 डेज केवल टोटल बचे हुए हैं। अब समय बिल्कुल नहीं है, समय ना गवाइए। आप सभी लोग जुड़ जाइए, जुड़ के जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी पढ़ाई को और धार दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, बिना कुछ किए तो सफलता मिलने वाला नहीं है और मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग लगे हुए हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन भी अच्छा खासा कर लीजिए। साथ ही साथ बता दें, करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी आप लोग की चल रही है। ठीक है, उसको आप लोग जुड़ के जाके देख सकते हैं, करंट अफेयर की क्लास को। और बाकी ये क्लास आपका अलग चल रहा है। दोनों क्लासेस आपकी बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ देखा गया। ठीक है, फुल टेस्ट भी देखा गया, सेक्शनल सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हम लोग लगातार जो है कवर करते चले आए हैं। अब आज से फिर जो है सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट फिर से चालू हो गया है। ठीक है, फुल लेंथ की टेस्ट चल रही है, इसको देखिए। इसके बाद फिर कुछ जो है बीच में हम सेक्शनल टेस्ट और भी करा देंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो आपके उत्खनित जो प्रमाण मिलते हैं, जिसको खनन के द्वारा प्रमाण जो पाए गए हैं, उससे पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ये कब पता चलता है। ठीक है, कब, किस समय, क्या टाइम उसका है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए, आपका इसका आंसर होगा, पहले वाले का आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो आपका उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसके जो प्रमाण हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो आपका आदमगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका होशंगाबाद, ठीक है, ये आपका एमपी में है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको प्रमाण मिले हैं। दूसरा प्रमाण आपका बागोर में मिला है, ये ध्यान रखेंगे। बागोर में ये कहाँ पे है, तो ये भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पशुपालन का आदमगढ़ में और बागौर में आपका पशुपालन का जो है आपको प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इसका जिसका भी आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपका वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ये कहा गया है क्योंकि, क्यों भिन्न थी, इसका आंसर देना है। जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो संस्कृति थी, वो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, ये आंसर करना है। ठीक है, आपके सामने चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ों को बताते चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़ के आंसर करते चलिए और इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में काफ़ी तथ्य आप लोगों को हम बता भी चुके हैं पहले। ठीक है, और बताते चलें कि सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता के अनेकों बातों में भिन्न है। ठीक है, एक बात नहीं, काफ़ी बात है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में भिन्न है, भिन्नता बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, एक लाइन से हम पढ़ते हैं, बताते हैं क्या सही होगा। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास जो है आपका सिंधु घाटी संस्कृति जो है के पास आपका विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो लोहे के और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था, ये जाने रहिए। इसी चीज़ से आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, कि लोहे के ज्ञान का अभाव था, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और जो है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा होगा 2 का, वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूटों के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक सेकेंड थोड़ा सा जो है जूम आउट कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो चलिए बताइए आप लोग। देखिए, सूची दे रखा है, मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। थोड़ा सा और जूम कर दें तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर ये आपका
3 है, ठीक है? तो देखिए आपका ऋग्वेद दे रखा है, यजुर्वेद दे रखा है, सामवेद दे रखा है, अथर्ववेद दे रखा है और इसमें कहा क्या गया है कि किससे किस स्रोत से संबंध है, ठीक है? किसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, मतलब जो भी वेद हैं आपके, चारों वेद में किस चीज़ की प्रधानता है या किस चीज़ से संबंधित ये चारों वेद हैं, ये पूछा गया है, ठीक है? इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिसको पता हो बता दीजिए। देखिए सबसे पहले आपका ऋग्वेद दे रखा है। तो ऋग्वेद आपको बता दें कि ऋग्वेद में क्या दे रखा है, ठीक है? ये जानिए तो ऋग्वेद में आपका स्तोत्र और प्रार्थनाएँ दे रखी हैं। ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है तो स्तोत्र और प्रार्थनाएँ दे रखी हैं। एक चीज़ और जान लीजिए यहीं पे, बता देते हैं साइड में कि इसमें जो है आपका एक चीज़, इसमें जो है कितनी आपकी 1 सेकंड कितने मंत्र दे रखे हैं? 1 सेकंड ज़रा, थोड़ा-सा पेन वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें जो है टोटल आपका ऋग्वेद की बात हम कर रहे हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028, ठीक है? 1028 क्या चीज़ दे रखा है? तो ये आपका सूक्त दे रखा है, ठीक है? ये आपके सूक्त जो है 1028 आपके सूक्त दे रखे हैं और 10,552 ये पूछा गया है, ठीक है? तो 10,552 क्या दे रखा है? तो ऋचाएँ दे रखी हैं। किसमें दे रखी हैं? तो ऋग्वेद में दे रखी हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं सामवेद के बारे में दिया हुआ है, तो सामवेद के बारे में बता दें तो इसमें स्तोत्र एवं कर्मकांड की प्रधानता है, ठीक है? स्तोत्र एवं कर्मकांड दे रखे हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो यजुर्वेद स्तोत्र और कर्मकांड वर्णित है। इसके बाद दे रखा है आपका, सॉरी 1 सेकंड, हम तीसरे से टिक कर दिए हैं सामवेद से, यजुर्वेद था ना? 1 सेकंड। यजुर्वेद में आपका स्तोत्र एवं कर्मकांड दे रखा है, ठीक है? इसके बाद आपका सामवेद आता है, तो सामवेद के बारे में बता दें कि इसमें पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र है, ठीक है? जिनको उद्राता, पुरोहित, गाता कहा जाता है, ठीक है? तो सामवेद में आपका क्या है? सामवेद में आपका संगीतमय स्तोत्र दे रखा है और इसे क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है? सामवेद के बारे में बता दें और ये भी पूछा गया है, ठीक है? इसे उद्राता, ठीक है? उद्राता पुरोहित गाता कहा जाता है। पुरोहित गाथा, ठीक है? ये ध्यान रखे रहिएगा। इसके बाद आपका दे रखा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में आपका तंत्र, मंत्र और वशीकरण के बारे में दे रखा है, ठीक है? तो अथर्ववेद में, और इसमें अथर्ववेद में एक बार पूछा गया था कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय दे रखे हैं? तो अथर्ववेद में आपका कुल टोटल 20 अध्याय दे रखे हैं, ठीक है? 20 अध्याय, ये ध्यान रखे रहिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है और 730 सूक्त दे रखे हैं। 700, 1 सेकंड, 730 आपके सूक्त दे रखे हैं, ये एकदम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों प्रश्न पूछा गया है। तो 20 अध्याय, 730 सूक्त, ऐसे ऋग्वेद में 128 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ दे रखी हैं। और यहीं पे बात अगर आपका हो जाएगा सामवेद का, तो इसमें उद्दाता, पुरोहित, गाता के बारे में है, ठीक है? इसको कहा जाता है। तो इसका आपका देखिए दिख रहा होगा 4 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद आपका 1 है, फिर 3 है। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला प्रश्न दे रखा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ठीक है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये बताना है, ठीक है? चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? ये 4 है। देखिए, कठोपनिषद में, ठीक है? कठोपनिषद, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कठोपनिषद में आपका इसमें क्या है? इसमें यम और नचिकेता, ठीक है? यम और, यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, ठीक है? तो ये भी उपदेश पूछा भी गया है कि ये जो है कहाँ, किसने दिया है ये उपदेश? ना इस आत्मा, ये पूछा गया है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ठीक है? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूछा गया है, ठीक है? ये ध्यान रखे रहिएगा। और यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है। तो एक बार पूछा गया है कठोपनिषद जो है आपका किसका है? तो कृष्ण जो है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ये भी पूछा गया है। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का उपनिषद है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है?
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले बता दें, उनका जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, उनकी मृत्यु आपकी कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हो गया इनका, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कपिल वस्तु में क्या चीज़ हुई थी? कपिल वस्तु में सबसे ज़्यादा जो है क्या नाम है, प्रचार किए थे, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आपका बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? ये भी प्रश्न पूछा गया है। मल्लों की राजधानी क्या थी? पावा थी, पावा थी। और वहाँ चुंद नामक लोहार के, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखे रहिएगा, चुंद नामक ये लोहार था, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। आयोग क्या पूछ ले, कुछ पता नहीं है। चुंद नामक लोहार कि आम्र वाटिका में ठहरे थे। तो कहाँ ठहरे थे? तो ये भी प्रश्न एक बार आयोग पूछा है, यूपीपीसीएस कुछ भी पूछ लेता है। तो एक बार जो है कहाँ ये ठहरे थे? तो आम्र वाटिका, मतलब आम की वाटिका थी, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोग के लिए सब इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखे रहिएगा। और उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया था। सूकर मद्दो जो है खाने को दिया था, और बताया जाता है कि इसी को खाने के बाद जो है क्या नाम है, रक्तिसार हो गया था इनको। तो उन्हें क्या हो गया था? तो रक्तिसार हो गया था इसी को खाने के बाद, और जो है भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई जिसके वजह से उनको, और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुंच गए। इसके बाद भी वो यहाँ से निकल के, ठीक है, पावा से आपका कुशीनगर पहुंच गए, यहाँ पे आ गए। और आने के बाद जो है 483 का वो दिन था, 483 ईसा पूर्व का वो दिन था जिस दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका उम्र कितना था? तो 80 वर्ष की अवस्था थी उस समय, वो केवल 80 साल के ही थे, और उसी समय इन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। अब बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इतने प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट हैं जो कि बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो जैन तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है, पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप करेंगे। तो देखिए, आपका पार्श्वनाथ के बारे में बता दें कि पार्श्वनाथ का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। तो वाराणसी में हुए थे। तो वाराणसी के जो राजा थे, ठीक है, वाराणसी के राजा कौन थे उस समय? तो अश्वसेन थे। वाराणसी के राजा कौन थे? तो अश्वसेन थे। अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और इनकी माता का नाम बार बार पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या था? तो वामा देवी था। ठीक है, वामा देवी था। ये दो चीज ध्यान रखे रहिएगा। तो बनारस में हुआ था, राजा किसके यहाँ? अश्वसेन के यहाँ हुआ था। माँ का नाम वामा देवी था। एक चीज और पूछा जाता है इनके जो है पार्श्वनाथ के चिन्ह के बारे में। तो इनका चिन्ह क्या था, ये पूछा जाता है। तो इनका चिन्ह आपका सर्प था। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इनका चिन्ह जो आपका सर्प था। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ठीक है, बराबर की जो गुफाएं हैं उसका उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये मौर्य युग में ही गुफाओं को काट के जो है बनाने का जो है विकास हो गया था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागुर्जनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, तो किसके लिए बनाए गए थे? तो आजीविकों के लिए बनाए गए थे। किसके टाइम बनाए गए थे? तो अशोक, ठीक है, अशोक, और अशोक का जो पौत्र था, ठीक है, पौत्र जो था दशरथ, ठीक है, तो इन दोनों के समय में, ठीक है, बराबर की, तो जो बराबर की गुफाएं हैं इसको काट के, और एक गुफा और है, ठीक है, एक गुफा और आपका नागुर, नोट कर लीजिएगा जो लोग नोट कर रहे होंगे, नागार्जुनी, ठीक है, नागार्जुनी की गुफाएं, पहाड़ियां जो थी, ठीक है, यहाँ पे को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के टाइम
मतलब अशोक के काल में बराबर की गुफाओं में कौन सी गुफाएं जो है बहुत फेमस है? तो बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में एक गुफा है आपका सुदामा। ठीक है, सुदामा की गुफा है और एक आपका कर्ण की गुफा है। ये दोनों के दोनों जो है गुफा हैं, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखे रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए जिनका सही है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए नैनार कौन थे? ठीक है, नैनार के बारे में पूछा गया है कि नैनार आखिर में थे कौन? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, नैनार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए पूर्व मध्यकाल की ही बात है। उस समय जो है आपका भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ये जाने रहिएगा। और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका थी। तो दो संप्रदाय थे जिनकी प्रमुख भूमिका थी। तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त जो है अलवार कहलाएं। ठीक है, तो ये विष्णु भक्त जो थे वो अलवार जो थे, अलवार भगवान विष्णु जी के भक्त थे। ठीक है, ये दो संप्रदाय में बटा। और जो है आपका जो दूसरी संप्रदाय थी शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त जो थे, उन्हें नयनार कहा गया। नयनार कहा गया। ठीक है, तो ये शिव जी को मानते थे, महादेव जी को मानते थे, भोले भंडारी को मानते थे, तो शिव जी को मानते थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो ये लोग जाति प्रथा का जो है विरोध करते थे और जो है ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, आपका समर्पण है, उसी से आपकी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है शैव। शैव मतलब क्या होता है? शिव। ठीक है, तो शिव जो है शैव, बात एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैष्णो जहां आएगा वहां पे आप क्या करेंगे? अलवार कर देंगे। अगला आपका दे रखा है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? बताइए आप सभी लोग, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, जिसको पता होगा आप लोग आंसर करते चलेंगे, बाद में भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग बाद में ऑफलाइन देखिएगा वो लोग भी आंसर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बता दें आपको चले कि वाराह जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष, किसका? तो दैत्यराज एक था हिरणाक्ष। ठीक है, हिरणाक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल में धरती को छुड़ाया था। ठीक है, उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर में, ठीक है, निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और चार हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। इसमें सूची दिया हुआ मिलाने के लिए। ठीक है, एक में राजा दे रखा है, एक में राज्य दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, अब आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये आपका कौन सा प्रश्न है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, आंसर कीजिए आप सभी लोग। जरा हम पानी पी लेते हैं, बॉटल लेते हैं, तब तक आप लोग आंसर कीजिए।
देखिए, एक बात और बताते चलें आप लोगों को कि अब जो है जो क्लास होंगी प्रॉपर होंगी, ठीक है? थोड़ा बीच में स्वास्थ्य समस्या की वजह से क्लास थोड़ा-सा डिले हो गया था। 2-3 दिन क्लासें नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। देखिए, अब जो है प्रश्न आपका हम डेली जो है कराएँगे 150 प्रश्न ही, ठीक है? लेकिन 50-50 का एक-एक क्लास लेंगे, 50-50 क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में पढ़ाएँगे, तो इससे आप लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा और हमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद बता दें कि अभी थोड़ा डिटेल में क्लासेस चलेंगी, कब तक चलेंगी? अब आज से 1 मंथ तक, ठीक है? 1 मंथ तक कंटीन्यूअस आपकी जो क्लासेस चलेंगी, वो काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे, ठीक है? 1 मंथ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, इतनी गारंटी 100% देते हैं और साथ ही में करंट अलग से करा ही रहे हैं। इसके बाद जो है जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद केवल प्रैक्टिस सेट कराएँगे एक ही बार में। यही प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसी तरीके के प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को तब तक हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे। तो सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएँगे, आप लोग के आंसर्स देखेंगे, आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो तब क्लास में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो इसलिए आज थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए अब जो है 50-50 क्वेश्चन को 3 पार्ट में क्लास हम करा दिया करेंगे। देखिए, इसमें दे रखा था राजा और राज्य के बारे में, तो इसमें जो प्रदोत दे रखा है, ठीक है? तो प्रदोत जो है कहाँ के थे? कहाँ के राजा थे? तो ये अवंती के थे, ठीक है? ये ध्यान रखे रहिएगा। ऐसे उदयन जो थे ये वत्स के थे, उदयन जो थे ये वत्स के थे। प्रसेनजीत कहाँ के थे? तो प्रसेनजीत आपके कौशल नरेश थे, ठीक है? इनको कौशल नरेश प्रसेनजीत कहा जाता था और अजातशत्रु सभी को पता है कि मगध के थे, ठीक है? ये सभी पता है। तो प्रदोत जो थे, ये आपके अवंती के राजा थे। उदयन जो थे आपके वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत आपके कौशल के राजा थे। अजातशत्रु आपके कहाँ के राजा थे? तो मगध के राजा थे। ये सभी को पता होगा, ठीक है? तो इसका क्या होगा जाएगा आंसर आपका? तो 3, 2, 4, 1, ठीक है? देखिए किसमें है 3, 2, 4, 1 तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जिसका भी सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग आंसर करते चलिए, ठीक है? क्लास में आंसर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्लास में। देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, ठीक है? बताना है। तो देखिए, ये बात बता दें कि आप लोग जो है सक्सेस विद विक्रम चैनल पे जाइएगा, जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है? सक्सेस विद विक्रम सर्च कीजिएगा, उसमें करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लीजिएगा। करीबन 20 जो है प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, उसे अवश्य देख लीजिए, ठीक है? वो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है और लगभग लगभग मान के चलिए आप लोग कि उसमें 1200-1300 प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो उसको देख लीजिएगा और सब हाल-फिलहाल के ही करंट अफेयर हैं आपके। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का बता दीजिए आप लोग। तो इसका होगा अगाथोक्लीज, ठीक है? अगाथोक्लीज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। शायद पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे। तो जान लीजिए कि आपके अफ़गानिस्तान के ऐ खानम के अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अफ़गानिस्तान से, ठीक है? अफ़गानिस्तान से ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? कथन दे रखा है और कौन-सा सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ा-सा और ज़ूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है, ठीक है? चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे आप लोग। देखिए इसमें कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। बताना है कौन-सा सही है, ठीक है? कथन कारण सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है और क्या जो है दोनों को पढ़िए। तो दे रखा है लगभग 200 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, ठीक है? ये आपका कथन है, ये आपका कारण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखिए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। बिल्कुल सही है, ठीक है? काफ़ी लंबा अभियान चला। इसके बाद जो है इसके सैनिक वगैरह काफ़ी थक गए थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई थी, इसलिए जो है इसने अभियान को छोड़ दिया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से वो लड़ाई ही नहीं किया कि पराजित होने का जो है नौबत आए। तो आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। सी जिसका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, ठीक है? इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिएगा। तो हकमानी साम्राज्य को, ठीक है, हकमानी साम्राज्य को परास्त या ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व से सितंबर माह में सिकंदर ने, ठीक है, आपका सितंबर माह की ही बात है, ये भी एक बार पूछ लिया था।
एक एग्जाम में किसी ने पूछा था, याद नहीं पड़ रहा है किस माह में लौटा था, तो सितंबर माह में जो है सिकंदर ने पाटल के वायस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो सितंबर में रिटर्न लौट गया था। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची को मिलाना है, आंसर करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे, जिससे कि आप लोग जान पाए। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखिए, इसमें डिमेट्रियस दे रखा है, रुद्रदामन दिया हुआ है, गोंडो फर्नीस दे रखा है और विम दे रखा है। इधर आपका दे रखा है, आपको मिलाना है, मिलान करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो देखिए, बताते चले आपको हम कि आपका जो डिमेट्रियस दे रखा है, इसका सही होगा आपका हिंद यूनानी। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। रुद्रदामन सभी को पता है, रुद्रदामन शक। ठीक है, बिल्कुल सभी को पता है। और इसके बाद आप लोग गोंडो फर्नीज आप लोग सुने होंगे, तो पहलव। ठीक है, गोंडो फर्नीज आपका पहलव हो जाएगा, और विम जो बचा वो आपका कुषाण हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3, 4, 1 और 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ देखते हैं, क्या दे रखा है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। तो 4 जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, किसने कराया था, किसने संपन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का वो किया था, मतलब संपादन किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो ये आपके प्रवरसेन प्रथम ने किया था। इसके साथ ही उनके अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक जो है प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। तो ये प्रथम है, इसी के जो द्वितीय थे, इनका नाम जो था, जो द्वितीय शासक थे, ठीक है, इनके नाम के, उनकी रुचि किस में थी, तो साहित्य में। और उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछा गया है, तो सेतु, ठीक है, सेतुबंध नामक जो है ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, तो प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या दे रखा है, इसमें भी वही कथन कारण दे रखा है, कौन सा सही है और कौन सा गलत दे रखा है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। देखिए, धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य कब मिलता है, तो मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय मिलता है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, कब मिलता है, तो सातवाहन के समय में मिलता है। तो भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये दे रखा था। तो ये आपका जो है गलत है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इसके विरुद्ध जो है कृषकों ने विरुद्ध नहीं, ठीक है, विद्रोह नहीं किया था। और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके साक्ष्य आपके सातवाहन काल में जाके मिलते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान रूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो दोनों ही आपका स्टेटमेंट देखिए जान गए हैं, पहला सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है, ए सही परंतु आर गलत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, कौन सा ऐसा राजवंश था, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार जो है प्रश्न आपका बिहार में पूछा गया है, यूपी में भी, एमपी में भी आ चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो देखिए, हूणों का जो है पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट अस्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो पहला कब हुआ था, तो पहला आपका जब हुआ था ये गुप्त के शासनकाल में हुआ था। तब राजा कौन थे, तो अस्कंद गुप्त थे। ठीक है, अस्कंद गुप्त के शासनकाल में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था, ये ध्यान रखे रहेंगे। और अस्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था।
ठीक है, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए जो है परोक्ष रूप से जिम्मेदार ये भी आक्रमण था। ये ध्यान रखेंगे। और ये मेंस में ये इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। तो ये भी आप लोगों को पता है, तो इसका आपका गुप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो आपका गुप्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। ठीक है, किसी न किसी समय में आए थे, तो आए थे, ठीक है, उनका जो है सही क्रम में आपका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कब कौन आए थे, पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद ऐसे ही करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये दे रखा है, आंसर जल्दी से कीजिए। और हम पानी पी लेते हैं, फटाक से आंसर कीजिए आप सभी लोग, हम बता देंगे सारा टाइम वगैरह कैसे क्या है, अभी हम बता देते हैं, तब तक आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, आपका यहाँ जो मेगास्थनीज है ना, तो मेगास्थनीज को कौन भेजा था? तो यूनानी शासक थे, यूनानी शासक। ठीक है, यूनानी शासक कौन था? तो यूनानी शासक आपका सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस था। इसने जो है मेगास्थनीज नामक अपना एक दूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये आया था। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस भेजा था, यूनानी शासक था, उसने भेजा था। और वो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में ये रहा था, और भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी थी। देखिए कितना प्रश्न आपको यहाँ से पता चल गया। इसे एक व्यक्ति से इंडिका जो है इसी ने लिखी थी। और चीनी यात्री जो फाहान है, ठीक है, जो चीनी यात्री जो आपका फाहान दे रखा है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। तो कब आया था ये? तो ये भी चंद्रगुप्त के समय में आया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये चंद्रगुप्त दूसरे हैं, वो चंद्रगुप्त दूसरे हैं। ठीक है, और चीनी यात्री जो हेन शांग है, ठीक है, हेन शांग ये चीनी यात्री है, ये आपका हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो हर्षवर्धन, अब आप लोग आंसर कर लेंगे, ये आपका हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। ठीक है, इत सिंह जो है 7वीं सदी, इत सिंह जो आपका कब आया था? 7वीं सदी में भारत आया था, ये भी चीनी यात्री था। ठीक है, तो ये आपका 7वीं सदी। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? 3, जैसे कि मेगास्थनी सबसे पहले आया था, इसके बाद आपका फायहान आया, इसके बाद आपका ह्वेनसांग आया, इसके बाद आपका इत्सिंग आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है 3, 1, 4, 2, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पे आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए हमेशा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए, रविकीर्ति पुलिकेशिन दे रखा है, बिल्कुल सही है। भवभूति आपका कन्नौज के यशोवर्मन दे रखा है, बिल्कुल सही है। हरिशेन हर्ष जो है आपका, ये गलत है। दंडी नरसिंह वर्मन, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बता दें आपको कि हरिशेन जो है, हरिशेन जो है आपका, एक सेकेंड, हरिसेन आपका प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इसका रचयिता था। और समुद्रगुप्त का सांधि विग्रहक सचिव था। ठीक है, तो किसका था? तो समुद्रगुप्त का था, हर्ष का नहीं, समुद्रगुप्त के टाइम में था। ठीक है, तो किसके टाइम में था? तो समुद्रगुप्त के टाइम में समय था। ठीक है, और जबकि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का दरबारी कवि सभी को पता है कि बाणभट्ट था। ठीक है, कौन था? तो बाणभट्ट था हर्ष का, और हर्षेण का समुद्रगुप्त। ठीक है, हर्षेण समुद्रगुप्त के टाइम में थे, इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा, आप लोग बताएंगे।
कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कानपुर स्थित कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है आपको। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है ये आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होने वाला है। तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईसा पूर्व, सॉरी 5वीं से 6वीं सदी ईसवी के मध्य हुआ था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हुआ था, ये सभी को पता है। और इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो ये इसका निर्माण आपका गुप्त काल में हुआ था, ये ध्यान रखे रहिएगा। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये ईंटों से, बता दें कि इस मंदिर का निर्माण ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो इसका मुख हमेशा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो इसका मुख हमेशा ध्यान रखे रहेगा कि पूर्व के तरफ है। ठीक है, और मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ठीक है, तो नागर शैली में हुआ है, गुप्त काल के दौरान हुआ है, 5वीं 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ है, ईंटों से निर्मित, यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप सभी लोग आंसर कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। जो लोग देख रहे हो सभी लोग जो है, ये है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है। ठीक है, तक्षशिला जो आपका किन के बीच स्थित है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है। तक्षशिला आप सभी को पता है कि शिक्षा केंद्र के लिए इसकी बड़ी ज़्यादा ख्याति थी, शिक्षा केंद्र के रूप में। और ये आपका जो है तक्षशिला जो है आपका झेलम नदियों, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हुआ, जिसका ए आ रहा है। और शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ख्याति थी तक्षशिला की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तकलोम का युद्ध हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तकलोम का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था ये आंसर करना है आपको। ठीक है, किनके मध्य हुआ था तकलोम का युद्ध, आपको आंसर करना है। एक सेकेंड जी, चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, अच्छा जो लोग बाद में ऑफलाइन वीडियोस देखिएगा, जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में आपको जब भी टाइम मिले तो एक बार जो है आप लोग आंसर करते चलिएगा सभी लोग। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तकलोम का युद्ध हुआ था। तकलोम का युद्ध जो है आपका, बताते चलें कि चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल शासक कौन थे, तो चोल शासक आपके कौन थे, तो परातक थे, परातक। ठीक है, परातक प्रथम थे। चोल शासक परातक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कौन थे, तो राष्ट्रकूट शासक आपके कृष्णा तृतीय ने पश्चिम गंगों, ठीक है, की सहायता से तकलोम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। तो इसमें चोल जो है परास्त हो गए थे। ठीक है, और तंजौर पर अधिकार कर लिया था। तो इसका जो है परिणाम क्या हुआ था, तो तंजौर पर इसने अधिकार कर लिया था। और कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तजय कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली ये युद्ध जीतने के बाद, तजय कोंड। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। तजय कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो कृष्ण तृतीय ने की थी। किसको हराने के उपलक्ष्य में, तो चोल को इसने हराया था। ठीक है, चोल शासक कौन था, तो परातक प्रथम था। ये ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तकलोम युद्ध के बारे में। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न आया था कि किस राजा ने जो है गंगा की खोज के लिए, ठीक है, उसे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए भेजा था। तो इस टाइप के प्रश्न आयोग बार बार पूछ रहा है, सारे आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है। तो देखिए, चालुक्य शासक कुमारपाल जो थे, ठीक है, ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन जो है मतानुयायी था, तो ये जैन को मानता था।
उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्रों में भी अनेक मंत्रियों को भेजा था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का बताना है। तो नरसिंह वर्मन जो थे, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ठीक है, इनका शासन था 630। एक सेकंड, दिया हुआ है कि शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्योंकि इसका जो शासनकाल था वो 630 से 668 ईस्वी तक था। ठीक है, इसी के बीच में 642 में इसने समुद्री अभियान भेजा था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी। किससे सहायता मिली थी? तो मान वर्मा कहाँ के जो है राजकुमार थे? तो मान वर्मा, ठीक है, मान वर्मा कहाँ के थे? तो ये लंका के। उसने मान वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24 क्या दे रखा है। रचनाएं दे रखा है, विषय दे रखा है। ठीक है, कूट करके मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। ठीक है, बताइए, आप सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए, अष्टांग संग्रह दे रखा है ना, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है। तो किससे है ये आपका आयुर्विज्ञान से है। ऐसे 10 रूपक जो दे रखा है, 10 रूपक क्या है? ये नाट्यकला से संबंधित है, इसका विषय नाट्यकला है। ऐसे ही लीलावती दे रखा है गणित एवं महाभाष्य व्याकरण से। ठीक है, तो ये आपका लीलावती अब किससे है? तो गणित से है, और महाभाष्य आपका व्याकरण से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा 4132। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस वंश के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य ने की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी, और विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी जो थी वो महादेवी के उसके साथ जो है रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। ठीक है, तो 25 का आपका क्या हो जाएगा? तो चालुक्य में जो है चालुक्य वंश द्वारा महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, इसका क्या था? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, विशेषता थी। बताते चलें कि चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह साधारण शक्ति तथा क्षमता है। जो उनके पास असाधारण शक्ति थी, मतलब बहुत शक्तिशाली थे, और जो उनकी क्षमता थी, जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती हैं। इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित
किया जाता था। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ठीक है, सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था अपने पिता के अभियानों के क्रम में? देखिए, राष्ट्रकूट राजा जो थे, ये अमोस वर्ष राष्ट्रकूट, ठीक है, ये अमोघवर्ष, सॉरी, अमोघवर्ष प्रथम थे। इनका जन्म जो है आपका 800, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 800 ईस्वी में इनका जन्म, ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे जो है श्री भावन नामक स्थान पर हुआ था। ये पूछा गया है। श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय उसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उस भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करना है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांडव राजाओं के उद्भव और विकास एवं का विवरण प्राप्त हुआ है। इन राजाओं के विविध राज्यों के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ठीक है, तो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चेर, चोल और पांडव का इसके साहित्य में है, तो कदम्ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सूची दे रखा है, मिलाना है आपको। देखिए, इसमें ताजुल माशिर जो दे रखा है, ये हसन निजामी होगा। ताजुल माशिर का आपका हसन निजामी होगा, ध्यान रखे रहिएगा। खजाइन उल फुतूह जो दे रखा है, इसका आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। तारीके मुबारक शाही, इसका हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवाए जहांगीरी आपका इसका हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसे बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। बता दें कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। 16 अगस्त जो है, ये डेट भी पूछा गया है, 16 अगस्त 1900, सॉरी 1900 आ रहा है डेट, पता नहीं क्यों, 1765 में। ठीक है, और बता दें कि भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया था, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया था। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया, सोचिए 26 लाख रुपया उस समय वार्षिक अदा करना था, बहुत बड़ी रकम होती थी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को रखा। ठीक है, तो जो सिताब राय थे, इनको कहाँ के लिए रखा, एक सेकेंड,
जो सिताब राय थे इनको कहाँ के लिए रखा गया था, तो इनको जो है आपका, एक सेकंड, थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है, बिहार के लिए, ठीक है। सिताब राय को कहाँ के लिए रखा गया था, बिहार के लिए। और मोहम्मद जो है रजा खां जो थे, इनको इलाहाबाद के लिए रखा गया था। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था, ठीक है, इस संधि के बाद तो मुर्शिदाबाद में आपका मोहम्मद रजा खान को रखा गया और सिताब राय को आपको बिहार के लिए जो है इनको रखा गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उपदीवान को रखा था, बता दिए। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि उप नाजिम के रूप में कार्य कौन करता है, तो मोहम्मद रजा खान ही उसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जाने रहिएगा। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था और अधिकार कंपनी के हाथ में था। बस कठपुतली थे भारतीय, और बाकी सब कुछ जो था वो उन्हीं के पास था। अगला है भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, ठीक है, आंसर बताइए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, ठीक है। एक बात और बताते चलें, ठीक है, आप लोग जो लोग जुड़ गए हैं लाइव, जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग बाद में देखिएगा, तो बता दें हम कि इसमें एक चीज़ जाने रहिएगा कि ये आपके जो 150 प्रश्न रहते हैं सेट में, काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पढ़ाने में क्या है ना, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जिससे क्या होता है ना कि आप लोगों को भी समस्या होने लगती है। तो अब इधर मेरा भी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब था, अब थोड़ा सा ठीक है, तो क्लास फिर आज से कंटिन्यू हम कर दिए हैं। परसों क्लास लिए थे, कल नहीं ले पाए थे। अब बता दें आपको कि 50-50 प्रश्न का हम सेट दिन में 3 बार करा दिया करेंगे, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो जाया करेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये जो है लगभग 10 नवंबर तक ऐसे चलेगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर किसी भी एग्ज़ाम में संभावित है कि आपका 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो 8 दिसंबर को, और 14 या 15 के आसपास में आपका बीपीएससी होने की संभावना है, दिसंबर में ही बीपीएससी होने की संभावना है, और 22 दिसंबर को आपका आरओ यारो होगा, ठीक है, ठीक। तो ये संभावना है। तो पेपर मान के चलिए 2 मंथ में, मतलब 2 ही महीने आपके पास समय बचे हैं, 2 महीने में आपको ये तीनों पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसीलिए 1 महीने जो है लगातार विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लास करा देंगे काफ़ी अच्छे से। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें केवल हम आंसर बताते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, और आप लोग के आंसर हम देखते चलेंगे, ठीक है। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर 1 महीने और 1 महीने बाद जो है काफ़ी अच्छे से केवल प्रैक्टिस सेट, तब तक मान के चलिए कि हम लोग कुछ नहीं तो 60-65 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके होंगे, और पिछला हम लोग लगा ही चुके हैं करीबन अच्छा खासा। तो 31 का बताना है, तो 31 का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के, ठीक है। बता दें इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, किसके समय से प्रारंभ हुआ था, तो शंकराचार्य के समय से प्रारंभ हुआ था, और जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। और भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म आपका 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था, जब इसके नेतृत्व की बागडोर किसके हाथ में थी, तो उस समय, इस समय कौन कौन था, तो कबीर थे, ठीक है, कबीर थे, नानक थे, और कौन था, सूर, ठीक है, तुलसी, सूर, और एक लोग मीराबाई, ठीक है। पहला जो जो टर्म था उसमें किसने संभाला था, तो शंकराचार्य ने, और उसके बाद जो दोबारा जब हुआ तो इन लोगों ने जो है मोर्चा संभाल रखा था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, एक ही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, आंसर करना है आपको। देखिए, द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। और अद्वैतवाद के कौन है, तो अद्वैतवाद के देख लीजिए, बता दे रहे हैं यहाँ पे, अद्वैतवाद के आपके शंकराचार्य हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हो गए, अद्वैतवाद के आपके शंकराचार्य हो गए,
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के आपके रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, और आपका जो है शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। तो जो वल्लभाचार्य यहाँ दे रखा है ये शुद्ध जो है आपके किसके हैं, तो द्वैतवाद के। ठीक है, अद्वैतवाद के, सॉरी, अद्वैतवाद के आपके वल्लभाचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है, ये आपके सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम जो थे वो वरकरी संप्रदाय से हैं, रामदास आपके धरकरी संप्रदाय से हैं। तो ये भी पूछा गया है, तुकाराम का जरूर पूछता है, नोट कर लीजिएगा। तुकाराम का पूछता है, तुकाराम किससे थे, तो वरकरी। ठीक है, और आपका रामदास जो थे, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, रामदास जो थे ये आपका धरकरी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है, गुरु नानक का आपका जन्म स्थल था। ठीक है, कौन सा स्थान है, आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 का। तो देखिए बता दें आपका कि ननकाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा ननकाना। ननकाना जो है गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ननकाना को तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। और इस इनका जन्म जो है 15 अप्रैल कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, कि ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, एक बार पूछा गया है, तो 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो डेरा बाबा। ठीक है, तो डेरा बाबा भी कहाँ पे है, डेरा बाबा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है बार बार। तो डेरा बाबा आपका कहाँ पे है, तो करतारपुर पाकिस्तान में है। ठीक है, करतारपुर में है। करतारपुर कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। तो जन्म भी इनका पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना, और इनकी मृत्यु भी आपका पाकिस्तान में ही हुई थी। अब पाकिस्तान, पहले तो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का, तो देखिए इसमें दे रखा है, हम बताते चल रहे हैं। देखिए दौराहा का युद्ध पूछा है ना, दौराहा का युद्ध बताया है ना। दौराहा का युद्ध जो हुआ था वो 1531 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1658 में हुआ था। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक सीक्वेंस में है चीजें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 2 3 और 4 होगा, तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये आपका गलत है।
प्रैक्टिस सेट में आपका बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये गलत है। 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 जिसका आएगा वो सही होगा। आगे देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किया था वह था, ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किया था वो कौन सा था, कौन सा वंश था, ये पूछा गया है। अकबर ने सर्वप्रथम जो है कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, और जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगनेर नामक स्थान पर, ठीक है, सांगनेर नामक कहाँ पे, तो सांगनेर में 1562 की बात है। 1562 ईस्वी में आमेर का राजा कौन था, बिहारी मल था। ठीक है, बिहारी मल, जैसे भारमल भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपने ज्येष्ठ पुत्री हरखा भाई, ठीक है, हरखा बाई जो इनकी ज्येष्ठ पुत्री का नाम था और प्रचलित जोधाबाई के नाम से हैं, लेकिन इनका सही नाम हरखाबाई था, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और अजमेर से लौटते समय सांभर ने उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, तो बिहारी मल की पुत्री से विवाह कहाँ पे किया था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सांभर में इसने हरखाबाई बोली है, जोधाबाई कीजिए, तो ये किया था। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो ऑप्शन नंबर ये बी था, कछवाहों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है कछवाहों से, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। आंसर कीजिए जल्दी से, बहुत प्यारा प्रश्न है और बार बार ये रिपीटेड प्रश्न है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया। बताएं आप सभी लोग। देखिए, अजमेर। ठीक है, तो थॉमस रो जो है कब, जनवरी 1616 की बात है, मैं अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। ध्यान रखे रहिएगा, तो अजमेर में ही पहली बार जो है मिला था। वह भारत में कब से कब तक था, तो 1615 से 1619 तक रहा और 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा था। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, तो जहांगीर का फरमान लेकर वो इंग्लैंड लौट गया और मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। ठीक है, ऐसा फरमान था, ये ध्यान रखे रहिए। तो आपका अजमेर हो जाएगा, जहांगीर ने थॉमस रो कहाँ मिला था, तो अजमेर था। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए इसका बता दें आप लोगों को क्या हो जाएगा कि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल, उसके शासन के दौरान, जो अकबर का जो शासन था उसके शासन के दौरान हुई थी। कब हुई थी, तो 11वें वर्ष हुई थी, जब अकबर जो है 11 वर्ष तक शासन कर लिया था और ये सन था 1567। ठीक है, ये ध्यान रखे रहेगा। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो बिल्कुल सही है, अपने शासन के 11वें वर्ष 1567 में शुरू किया था। ठीक है, और जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल के 40वें वर्ष से किया था। जब 40 वर्ष का शासनकाल हो गया था तो उसने जात और सवार, ठीक है, जात और सवार जो है
इसमें पदों का विभाजन कर दिया था। ये ध्यान रखे रहिएगा। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। कैसा था? तो प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताते चलें कि यह प्रशासनिक और सैन्य सैन्य पद था, और मनसबदारी की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था। ठीक है, तो जन्म से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कि वो उनका जो है पुत्र है तो फिर वो पा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और बादशाह निर्धारित करता था, और केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था। तो एक सेवा काल निर्धारित होता था उसी में, और वंशानुगत या फिर पैतृक पद नहीं था। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दास्तान अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है। अकबर ने जो है आपका अकबर ने अनेकों ग्रंथों को चित्रित करवाया था। ठीक है, सब इसमें सर्वप्रथम कौन था? दास्तान अमीर हजमा। ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा था। मतलब अकबर ने करवाया था, लेकिन किससे करवाया था ये आंसर करना है आपको। तो यह जो है हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। 15 वर्ष का टाइम इसको तैयार करने में लगा था। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल सम्मद की देख रेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? तो इसमें 1400 चित्र थे, और आपका करीबन 50 चित्रकार लगे थे। 15 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। यह ग्रंथ फारसी नायक और हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो अब्दुल सम्मद, ठीक है, अब्दुल सम्मद ध्यान रखे रहिएगा। अब्दुल सम्मद, देखिए सैयद अली के समय में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में अब्दुल सम्मद की देख रेख में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो मीर सैयद अली आप लोग आंसर ना कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम जो खलीफा था उसका नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, इसका शासनकाल कब था? तो 1242 से 46 ईस्वी तक था। ठीक है, सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ध्यान रखे रहेंगे आप लोग। ठीक है, और बगदाद के अंतिम खलीफा कौन थे? तो अल मुस्तसीम। ठीक है, ये आपके अंतिम खलीफा थे। और 1242 से 58 तक ये खलीफा रहे थे। तो कब तक रहे थे? तो ये 1242 से 58 तक ये खलीफा रहे थे। इनका शासनकाल भी जान लीजिए। और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था। ठीक है, तो जो है आपका इसमें ऑप्शंस आप लोग हम जान रहे थे कि इल्तुतमिश में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनके पे जो है इनका नहीं था। ठीक है, अल जो है मुस्तनसीर, ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं, मुस्तनसीर जो है खलीफा थे, इनका नाम इस पे अंकित था। और इनका जो शासनकाल था वो जो है इसके जस्ट पहले थे। ठीक है, तो 1226 से 1226 से 42 तक थे। इसी में आप लोग कंफ्यूजन है, क्योंकि 42 में फिर जैसे ये आ जाते हैं, और 42 में शासनकाल जो है अलाउद्दीन मसूद शाह का भी आ जाता है, तो इसी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन दे रखा है, राणा कुंभा है, राणा हम्मीर है, राणा रतन सिंह है, राणा संग्राम सिंह है। बताएं, आंसर करें। तो राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का, ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में आपका चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था।
यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। ठीक है, तो किसके ऊपर? तो महमूद खिलजी, महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त करके उसकी स्मृति पे कराया था। ये ध्यान रखे रहेगा, राणा कुंभा ने। ठीक। और वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक भी था। तो आप लोग देखते होंगे उसके सिक्के पे वीणा वादक के रूप में उसकी फोटो भी अंकित आपको देखने को मिलेगी। वीणा वादक। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। ये भी प्रश्न पूछा गया, किसने की थी? ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आप लोग 1 2 3 4 करके आंसर कर सकते हैं। पूरा दिखाएंगे तो ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बताइए। चलिए कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे कि हम लोग ऑप्शन देख के ही आंसर कर पाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका ये, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। ठीक है, आंसर कीजिए खटाक से आप लोग, हम बताते चलते हैं इसका क्या हो जाएगा सही। देखिए, अकबर आईने दसाला बिल्कुल सही होगा, इसका भी आ रहा है। इसी से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ए का 3 जिसका भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए का 3, केवल ऑप्शन नंबर बी में ही ए का 3 है। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक आपका प्रतीक मुद्रा। ठीक। इल्तुतमिश आपका चहलगामी अमीर। अगर आपको जो है सी का जो है 2 पता होता तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, शेरशाह आपका सड़के आजम। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहेगा, अकबर जो है आईने दसाला का निर्माण कराया था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का, और ऐसे ही इल्तुतमिश ने आपका चहगामी अमीर चहलगामी अमीर, और शेरशाह ने सड़के आजम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 3 4 2 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें वही दे रखा है, कथन कारण कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है। देखिए पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक तथा सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो बिल्कुल सही है, था। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया था। तो ये गलत है आपका, ए सही है, आर गलत है। बता दें, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है अबू इस्हाक, ठीक है, अबू इस्हाक समी चिश्ती ने की थी, और अली की नवी पीढ़ी में से थे ये। और वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे। तो जो ये चिश्त था ना, ये अजमेर में नहीं था, ये कहाँ था? अफगानिस्तान में था। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा जाकर, इसलिए वे चिश्ती कहलाएं। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, तो भारत की बात है तो भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, और इसका नाम क्यों पड़ा था तो बता ही दिए किसकी वजह से पड़ा था। ठीक है, इसहाक समी चिश्ती की वजह से। तो इसका आपका ए सही है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 दे रखा है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का, जैसा कि आपको बताया है कि 50-50 प्रश्नों को ही हम कराएंगे, एक्सप्लेनेशन की वजह से क्लास लंबी ना हो जाए। ठीक है, और आप लोग भी बोर ना हो जाइए। तो देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, फतवाए जहांगीरी जो दे रखा है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बरनी थे। ठीक है, इसके लेखक आपके बरनी हैं, ध्यान रखे रहिएगा। इस पुस्तक के जो है लेखक आपके बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो जो दे रखा है, इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं, ध्यान रखे रहिएगा। ये सब पूछा गया है। ठीक है, चंद्र बरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। ठीक है, अल बरूनी ने की थी। और तबाकत ए नासरी की, ठीक है,
तबाकत ए नासरी की मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ था। किसका था? तो मिनहाज उस सिराज का, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और इनका क्रम देखा जाएगा तो सबसे पहले किताब उल हिंद लिखा गया था पहले नंबर पे। इसके बाद आपका पृथ्वीराज रासो दूसरे नंबर पे लिखा गया था। इसके बाद आपका फतवाए जहांगीरी तीसरे नंबर पे, और तबकाते नासिरी आपका चौथे नंबर पे लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। तो सबसे पहले किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी और फतवाए जहांदारी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देख रखा है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। जो लोग जोधा अकबर सीरियल देखे होंगे वो भी बता सकते हैं। देखिए, चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये दोनों फरीद के जो है शिष्य थे। ठीक है, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट में हम कराए भी थे, सीक्वेंस पूछा गया, तो फरीद का नाम पहले इसी वजह से आया था, और उसके बाद आपका निजामुद्दीन औलिया का नाम था। ठीक है, ये जाने रहिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की थी। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1325 में हुई थी। और उन्हें कहाँ? दिल्ली में ही, ठीक है, दिल्ली में एक जगह है गियासपुर, ये पूछा भी गया है, गियासपुर में दफनाया गया था। ठीक है, गियासपुर में दफनाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, निम्नलिखित में से मध्य एशिया से किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? ठीक है, 1192 ईस्वी में किसने जो है उत्तर भारत को जीता था? क्वेश्चन नंबर 45 का। तो मध्य एशिया के शासक कौन थे? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 में इसने प्रथम आक्रमण किया था, मुल्तान पर किया था। ठीक है, 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1175 से 76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, गुजरात पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? तो गुजरात में आक्रमण किया था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी। 1191 में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और बताते चलें कि तराइन के जो है प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि 1192 में हुआ था, इसमें जो है पृथ्वीराज की हार हुई थी। उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई थी जो बाद तक कायम रही थी। ये ध्यान रखे रहिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, ये आप सभी लोग बता देंगे आंसर, मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए, बलबन के विषय में कहा जाता है, ठीक है, बलबन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ठीक है, और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था, और द्वितीय जो है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत एक खुदाई, ठीक है, इसी ने कहा था नियामत एक खुदाई। नियामत एक खुदाई का मतलब क्या होता है? कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है 47 क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था? सेना की नियुक्ति किया था।
क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसमें सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों को इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? कथन कारण दे रखा है, कौन सा सही कौन सा गलत है बताना है आपको। कथन दे रखा है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का तो बिल्कुल सही है। भारत पर जो है तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ था, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ था। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो गजनवी वंश को जाता है। ठीक है, गजनवी वंश जो है भारत में अंदर तक प्रवेश किया था सर्वप्रथम, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ था, गजनवी वंश के जो सुल्तान थे महमूद गजनवी, उसको प्राप्त हुआ था। जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि इसी वजह से आपका ये भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोनों सही है, राजनीतिक एकता नहीं थी इसी वजह से तो जो है आक्रमण आपके सफल हुए, तो आपका सही होगा। बताते चलें कि जान लीजिए, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का ना होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव जो है सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण था। इस प्रकार जो है आपका दोनों ही सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किया था, किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग देंगे। तो बताते चलें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम आपका सांकेतिक मुद्रा चलाया था। क्वेश्चन नंबर 49 का, मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया था, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसके एक विशिष्टता रही है। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी। ईरान के कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, तो किसके समय में चलाई गई थी? तो ईरान के जो है कैरवात खां थे, इन्हीं के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी और वहां यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन के कुलवाई खान के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था और संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। और आधुनिक इतिहासकार का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कम थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे। तो देखिए, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो तैमूर का आक्रमण आपका 1398 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत को भी नष्ट किया और तुगलक वंश को भी नष्ट कर दिया। और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था। ठीक है, तो दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान कब चुना गया? जब तुगलक वंश समाप्त हो गया था। तो 1413 में किससे? दौलत खां को। ठीक है, ये ध्यान रखे रहेंगे। उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसे दिल्ली पर अधिकार का एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। तो सैयद वंश की नींव डाली गई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। पता चले कि जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि 150 प्रश्न की जो ये सीरीज रहेगी, अब ये 50-50 प्रश्न ही ये क्लास में कराएंगे, जिससे क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, आप लोगों को करने में भी इजी रहेगा। ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास एक बार सक्सेस विद विक्रम चैनल पर विजिट करके आप जाके देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम जो है मेरे द्वारा बना दिया गया है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग सक्सेस विद विक्रम सर्च करके इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ भी काफ़ी जो है फैक्ट्स वगैरह के शॉर्ट्स बना बना के डाल देते हैं आप लोगों के लिए। अभी शुरू किए हैं आप लोग के कहने पे, तो जाके आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।